Okay, the topic we are going to discuss today is linguistic description. First of all, we'll look at some points that are related to style or stylistics. इनको पहले briefly discuss करेंगे. Then we will talk about linguistic description. First point is about style. Style is a quality of language which communicates precisely emotions or thoughts or a system of emotions or thoughts peculiar to the author. स्टाइल एक लैंग्वेज क्वालिटी है जिसमें एक ऑथर या एक राइटर और मे बी अ स्पीकर वो अपने थॉट्स को अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करता है. दैट इज कॉल्ड स्टाइल. तो एक ऑथर का या एक राइटर का या एक स्पीकर का अपने आइडियाज़ को प्रिसाइसली कम्युनिकेट करने का जो अंदाज होता है या फिर अपने इमोशंस का या थॉट्स को एक्सप्रेस करने का जो वे होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टाइलिस्टिक. और राइटर जो है वो प्रिसाइसली कम्युनिकेट कर रहा होता है. प्रिसाइसली मीन्स एग्जैक्टली अपने आइडियाज़ और थॉट्स को कन्वे कर रहा होता है और वो अनक्लियर नहीं होते हैं. मीन्स के वो विदाउट एनी वेग होते हैं, उनमें एम्बिग्विटी का कोई एलिमेंट नहीं होता है जिस स्टाइल में वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को कन्वे कर रहा होता है. Then second point is it is a person's distinctive language habits or the set of individual characteristics of language use. एक पर्सन लैंग्वेज को जब यूज करता है तो वो उसकी इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी एक डिफरेंट हैबिट होती है. और स्टाइल इज लाइक अ फिंगरप्रिंट. जैसे कि फिंगरप्रिंट जो है वो हर ह्यूमन बीइंग का डिफरेंट होता है. एंड देयर आर टू मेनी ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड. तो हर ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट जो है वो दूसरे से डिफरेंट होता है. उसी तरह से स्टाइल की एग्जांपल ली जा सकती है फिंगरप्रिंट के थ्रू कि जिस तरह से फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है हर ह्यूमन बीइंग का, इसी तरह से जो स्टाइल है या फिर एक ह्यूमन बीइंग किस तरह से लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए लैंग्वेज को बोल रहा है या लिख रहा है, वो स्टाइल उसका डिफरेंट होगा हर ह्यूमन बीइंग से. जो हर ह्यूमन बीइंग जो भी जिस भी तरह से वो बोल रहा है, जिस स्टाइल में वो बोल रहा है या लिख रहा है, उससे डिफरेंट होता है. सो स्टाइल इज लाइक अ फिंगरप्रिंट. Then the last point is about stylistics. Stylistics is the study and interpretation of text in regard to their linguistic style. Stylistics में हम टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस, उसके लिंग्विस्टिक स्टाइल के अकॉर्डिंग उसका जो एनालिसिस है या उसकी स्टडी है लैंग्वेज की, उसको स्टाइलिस्टिक्स का नाम दिया जाता है. Now we will talk about linguistic description. Linguistic description basically deals with how style present in language, how language has style. और इस चीज़ को हम different levels of language के हवाले से study करते हैं और different devices and features and patterns of language को हम study कर रहे होते हैं language style को समझने के लिए. So linguistic style studies the devices in language of literary text such as rhetorical figures and syntactical patterns that are employed to produce expressive or literary style. हम किस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं लैंग्वेज में. उसमें डिफरेंट रिटोरिकल फिगर्स भी आ जाती हैं, डिफरेंट स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस भी आ जाती हैं, डिफरेंट सिंटैक्टिकल पैटर्न्स भी आ जाते हैं. उनको यूज़ करने के लिए हम डिफरेंट आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन और लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन. और इस चीज़ में हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज में जिस तरह की डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं उसको स्टडी करते हैं. जैसे कि हमने जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था अबाउट लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स में डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करके, डिफरेंट पैटर्न्स को यूज़ करके हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं. एक राइटर या एक स्पीकर किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ कर रहा होता है इन अ डिस्टिंक्टिव मैनर. So, stylistic analysis in linguistics refer to the identification of the patterns of usage in speech and writing. In linguistics, stylistic analysis क्या है? एक speech या writing में किस तरह से हम patterns को identify कर रहे हैं, patterns of language को या फिर features of language को या फिर levels of language को किस तरह से हम use कर रहे हैं within that language, हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उस चीज़ को stylistic analysis का नाम दिया जाता है in linguistics. So this is a language description और linguistic description भी कहा जाता है.
Levels of linguistic stylistic. There are 4 levels of linguistic stylistic that we are going to study in detail in our syllabus. हमने जब पहला लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने 6 लेवल्स को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, लेकिन अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और 4 लेवल्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. The first one is phonological level, second one is lexical level, third one is syntactical and fourth one is semantic level. आज के लेक्चर में फोनोलॉजिकल लेवल को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे. Phonological analysis in stylistics means investigating the ways in which the sonic properties of the text contribute to the literary experience. Phonological is related to phonology. Phonetics and phonology से related है. तो इस लेवल ऑफ स्टाइलिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम सॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट पर ज़्यादा हमारा फोकस होता है, उसकी तरफ हमारी इन्वेस्टिगेशन और हमारी स्टडीज जो है वो सॉनिक प्रॉपर्टीज की तरफ होती है. अच्छा, सॉनिक का मतलब क्या होता है? सॉनिक मीन्स रिलेटिंग टू साउंड. साउंड प्रॉपर्टीज जितनी भी लैंग्वेज में यूज हो रही हैं उनकी स्टडी, उनका एनालिसिस फोनोलॉजिकल लेवल में काउंट होता है. There are a number of ways in which a poet or writer can use the sonic properties of language to enhance a text. और एक राइटर या पोएट डिफरेंट टाइप के सॉनिक प्रॉपर्टीज को, डिफरेंट टाइप के साउंड प्रॉपर्टीज को, साउंड पैटर्न्स को यूज करके जो भी लैंग्वेज वो लिख रहा है उसको इन्हेंस करता है, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करता है और उसमें कुछ मेलोडिक इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए, कुछ म्यूजिकल इफेक्ट को ऐड करने के लिए वो साउंड प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं. और डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो यूज की जाती हैं फोनोलॉजिकल लेवल में या फिर साउंड प्रॉपर्टीज में, और उनको हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में कि किस तरह से डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करके एक मेलोडी का इफेक्ट लाया जाता है टेक्स्ट में या फिर यूजुअली पोएट्री में, क्योंकि पोएट्री म्यूजिकल होती है, म्यूजिक से रिलेटेड होती है, तो उसमें हम किस तरह से डिफरेंट इफेक्ट को ऐड करते हैं टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसमें डिफरेंट सॉनिक प्रॉपर्टीज को ऐड किया जाता है. तो ये चीज़ फोनोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक्स में या फिर फोनोलॉजिकल लेवल में इस चीज़ को स्टडी किया जाता है. Then patterns of sound arrangement. The use of certain patterns of sound arrangement alongside with other language means create various stylistic effect and contribute greatly to poetic effect. टेक्स्ट में पोएटिक इफेक्ट को ऐड करने के लिए, हम डिफरेंट स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस यूज करते हैं दैट आर बेस्ड ऑन पैटर्न्स ऑफ साउंड अरेंजमेंट. डिफरेंट तरीके से साउंड्स को अरेंज किया जाता है जो कि सॉनिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है और उसमें डिफरेंट डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं और वो डिवाइसेस पोएटिक इफेक्ट को ऐड करने के लिए या फिर टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज हो रही होती हैं. एंड दीज पैटर्न ऑफ साउंड्स अरेंजमेंट is divided into 2 types. First one is instrumentation and second one is versification. Instrumentation क्या है? Instrumentation makes a text more melodic. ज़्यादा मेलोडी का एलिमेंट ऐड करना है अगर आपको टेक्स्ट में या पोएट्री में, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन करते हो, और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंट डिवाइसेस ऐड हो जाती हैं लाइक एलिक्रेशन, एसोनेंस और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं. तो इन डिवाइसेस के थ्रू आप इंस्ट्रूमेंटेशन का एलिमेंट ऐड करते हो राइटिंग में, तो इस चीज़ को इंस्ट्रूमेंटेशन कहा जाता है, जो कि म्यूजिकल इफेक्ट को ऐड, जिसका पर्पस म्यूजिकल इफेक्ट ऐड करना होता है पोएट्री में या राइटिंग में. देन सेकंड वन इज वर्सिफिकेशन. वर्सिफिकेशन डील्स विद द रिदम, राइम और टू गिव पोएटिक स्टाइल टू द टेक्स्ट. हम वर्सेस मेक कर रहे होते हैं वर्सिफिकेशन में, वो भी पोएट्री में यूज होती है मोस्टली. इसमें हमारा फोकस जो है रिदम पर होता है, राइमिंग स्कीम पर होता है और किस तरह से पोएटिक स्टाइल ऐड कर रहे हैं हम राइटिंग में या फिर पोएट्री में, उस चीज़ को वर्सिफिकेशन में देखा जाता है. सो इन टुडेज लेक्चर हम वो डिवाइसेस को स्टडी करेंगे जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होते हैं. देन इंस्ट्रूमेंटेशन को डिटेल में हम स्टडी करेंगे. अब इंस्ट्रूमेंटेशन है क्या? इंस्ट्रूमेंटेशन इज द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग एंड कंबाइनिंग साउंड्स इन ऑर्डर टू मेक द अटरेंस एक्सप्रेसिव एंड मेलोडिक. इंस्ट्रूमेंटेशन एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम साउंड्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको कंबाइन करते हैं एक मेलोडिक इफेक्ट को ऐड करने के लिए या फिर कोई भी अटरेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ आइडियाज को, थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए और उसमें मेलोडिक इफेक्ट को ऐड करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं. एंड इट इज़ एन आर्ट जिसमें हम साउंड्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको कंबाइन करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन.
It unites three basic stylistic devices. थ्री बेसिक स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस हैं, उनको समटाइम्स फर्दर कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जाता है. सो जो बेसिक इसकी डिवाइसेस हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में जिनको इंक्लूड किया जाता है उसमें एलिट्रेशन है, एसोनेंस है और ओनोमेटोपिया है. इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. The first one is alliteration. It is a repetition of the same or similar sounds or sound clusters, usually consonants or citrus syllables in neighboring words or at short intervals within a line or passage, usually at word beginnings. अच्छा, एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन में साउंड्स की रेपिटेशन हो रही होती है या फिर साउंड क्लस्टर्स की रेपिटेशन हो रही होती है. साउंड क्लस्टर्स जहाँ पर कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे यूज हो रहे हों, एक के बाद अगला जो लेटर होता है वो भी कॉन्सोनेंट होता है. इस तरह से कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स जो इकट्ठी यूज हो रही होती हैं उनको क्लस्टर्स का नाम दिया जाता है. तो अगर उनकी रेपिटेशन हो रही है या फिर साउंड की एक सिंगल साउंड का रेपिटेशन भी हो रहा है और वो साउंड कॉन्सोनेंट होती है और एक वर्ड की बिगिनिंग में यूज हो रही होती है, तो वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो रिपीट हो रहा होता है, उसको एलिट्रेशन का नाम दिया जाता है. समटाइम ऐसा होता है कि विद इन अ लाइन जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसमें एक वर्ड का जो इनिशियल लेटर है वो उसके अगले वर्ड का जो इनिशियल लेटर है वो भी सेम होता है, उसके अगले वर्ड का इनिशियल लेटर वो भी सेम होता है, कि कोई भी इंटरवल नहीं होता है उन वर्ड्स के दरमियान में और यके बाद दीगरे वो एक ही लेटर रिपीट हो रहा होता है. और ऐसा भी होता है कि एक शॉर्ट इंटरवल के बाद वो लेटर रिपीट हो रहा हो. ठीक है, जैसे कि अगर 5 वर्ड्स हैं एक लाइन में तो पहले वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर है वो अगले वर्ड में नहीं है लेकिन उससे अगले वर्ड में, तीसरे वर्ड में है, देन चौथे में नहीं है और पांचवे में है. इस तरह से एक शॉर्ट इंटरवल के बाद वो जो रेपिटेशन है वो हो रही होती है. तो दोनों तरह से हो सकता है, इंटरवल्स भी हो सकते हैं उसमें रेपिटेशन में और हो सकता है कि कोई इंटरवल ना हो बल्कि सीक्वेंस के साथ वो यूज हो रही हो, वो साउंड्स रिपीट हो रही हो. सो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन. Alliteration can be seen in prose. Alliteration prose में भी यूज होती है. There are some examples, कुछ phrases यहाँ पे mention किए हुए हैं, उनको देखते हैं. The first one is dead as a doornail. अब इस फ्रेज में देखें डा साउंड का रेपिटेशन हो रहा है और उसमें एक शॉर्ट इंटरवल भी है. डा साउंड डेड में है, डोर नेल में है और विद एन इंटरवल है, तो ये एलिट्रेशन की एग्जांपल है. देन बिजी एज अ बी, इसमें भी शॉर्ट इंटरवल है और बा साउंड की रेपिटेशन हो रही है. देन जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, इसमें जैक एंड जिल में रेपिटेशन हो रही है जा साउंड की. तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. Then alliteration can be found in the poetry. Poetry में भी यूज होती है alliteration and there is an example from On the Beach of Fontana which is written by James Joyce. उसके literary work से ये example ली गई है. That is, wind winds and winds the shingle, the crazy pirates take ground, a senile sea numbers each single, smile silvered stone. Okay, अब यहाँ पर जो रेपिटेशन हो रही है जिन लेटर्स की उनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, तो अगर आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप जूम करके भी देख सकते हो. तो फर्स्ट जो सेंटेंस है इस पीस ऑफ पोइट्री का उसमें वा साउंड की रेपिटेशन हो रही है. विंड में, वाइन्स में एंड देन अगेन वाइन्स, वा साउंड की रेपिटेशन हो रही है. फर्स्ट 2 वर्ड्स इकट्ठे यूज हो रहे हैं, इकट्ठी रेपिटेशन हो रही है, एक के बाद दूसरे वर्ड में, फिर एक शॉर्ट इंटरवल के बाद नेक्स्ट वर्ड में जो है रेपिटेशन हो रही है. सो फर्स्ट सेंटेंस में वा साउंड की रेपिटेशन है. देन सेकंड सेंटेंस में कोई रेपिटेशन नहीं है. थर्ड सेंटेंस में सा साउंड का रेपिटेशन है. फर्स्ट वन सेनाइल वर्ड में है, देन सी है, देन शॉर्ट इंटरवल है, 2 वर्ड्स जो आगे मेंशन है उसमें कोई रेपिटेशन नहीं है. देन लास्ट वर्ड में सिंगल में सा साउंड का रेपिटेशन है. देन जो लास्ट सेंटेंस है उसमें कोई पॉज नहीं है, उसमें कोई इंटरवल नहीं है और एक के बाद दूसरे और तीसरे वर्ड में सा साउंड का रेपिटेशन हो रहा है. स्लिम सिल्वर्ड स्टोन. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, कि एलिट्रेशन जो है वो पोइट्री में भी यूज होती है. सो एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ साउंड्स, और इंटरवल्स भी हो सकते हैं उसमें और हो सकता है विदाउट एनी इंटरवल हो. जैसे कि लास्ट सेंटेंस में देखें इस पोइट्री के, उसमें कोई इंटरवल नहीं है. एंड जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें देखें इंटरवल्स हैं.
है, पहले 2 वर्ड्स में रेपिटेशन है वा साउंड का, देन एक शॉर्ट इंटरवल है, एंड वर्ड ऐड है और फिर वा साउंड है। तो ये एलिट्रेशन की एग्जांपल है। देन एलिट्रेशन इज यूज्ड इन टाइटल्स ऑफ बुक्स, बुक्स के टाइटल्स में भी यूज हो सकता है, या फिर अगर हम सिर्फ बुक्स के टाइटल नहीं लें या फिर ओवरऑल टाइटल्स की बात करें तो टाइटल्स में भी एलिट्रेशन यूज हो रही होती है। बट यहाँ पर टाइटल्स, बुक्स के टाइटल्स की एग्जांपल दी हुई है। द फर्स्ट वन इज सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इन सेकेंड वन इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। आप सब लोग फेमिलियर होंगे इन टाइटल से, जैन ऑस्टन के लिटरेरी वर्क्स के नेम्स हैं ये, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें सा साउंड की रेपिटेशन हो रही है और शॉर्ट इंटरवल भी है, और सेकंड जो एग्जांपल है उसमें पा साउंड रिपीट हो रहा है प्राइड एंड प्रेजुडिस में। तो ये दोनों टाइटल्स की एग्जांपल हैं कि बुक्स के टाइटल में भी एलिट्रेशन यूज होता है। देन एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल इनिशियल कॉन्सोनेंट sounds in successive or closely associated syllable within a group of words. लेक्चर की समझ लग रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, एलिट्रेशन जो है विदाउट एनी पॉज जब यूज हो रहा होता है, और उसमें समटाइम ऐसा होता है कि हर वर्ड का जो एक तो होता है ना फर्स्ट सिलेबल, क्योंकि एलिट्रेशन वो चीज़ है कि वर्ड का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड जो है, कॉन्सोनेंट जो लेटर है, साउंड है, वो रिपीट हो रहा होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वर्ड्स के सेकंड सिलेबल होते हैं उसमें भी कुछ साउंड्स की रेपिटेशन हो रही होती है, और इस वजह से वो सेंटेंसेस टंग ट्विस्टर्स कहलाते हैं, और एक स्पीकर को थोड़ी डिफिकल्टी होती है उन साउंड्स को, उस सेंटेंस को प्रोनाउंस करने में, बिकॉज सिर्फ स्टार्टिंग साउंड रिपीट नहीं हो रही होती है, बल्कि उसके जो वर्ड्स के सेकंड सिलेबल्स हैं उनमें भी कुछ साउंड्स रिपीट हो रही होती हैं। तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को करेक्टली प्रोनाउंस करना, और समटाइम्स स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, और ऐसे सेंटेंसेस को टंग ट्विस्टर का नाम भी दिया जाता है जब इस तरह से एलिट्रेशन यूज हो रही हो। एग्जाम्पल्स हैं कुछ, उनको देखते हैं। द फर्स्ट वन इज पेटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पीपर। मैंने तो इसको बहुत स्लोली प्रोनाउंस किया, अगर आप क्विकली इसको रीड करते हो तो हो सकता है कि आप कहीं पे ट्विस्ट कर जाओ। अब यहाँ पर फर्स्ट जो लेटर है जिसकी रेपिटेशन हो रही है दैट इज पा साउंड, जो कि मैंने बोल्ड भी किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा आप देखें पिक्ड में का साउंड है, पैक में का साउंड है, पिकल्ड में का साउंड है, तो का साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, जो कि हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जब आप इसको एक फ्लुएंसी के साथ प्रोनाउंस करो। इसी तरह से जो सेकेंड एग्जाम्पल है काफ़ी कॉमन है, मे बी आपने सुना हुआ हो इस सेंटेंस को, दैट इज शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब मैं क्विकली इसको बोलती हूँ, तो जो सी शेल वाला वर्ड है वो शी शेल मेरे मुंह से प्रोनाउंस हो जाता है, तो यहाँ पर टंग ट्विस्ट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर एक तो सा साउंड का रेपिटेशन हो रहा है इन 3 वर्ड्स। सेल में सा साउंड रिपीट हो रहा है, सी शेल्स में हो रहा है सा साउंड रिपीट, और सी शोर में सा साउंड रिपीट हो रहा है। बट इसके अलावा शा साउंड की रेपिटेशन भी है, और काफ़ी दफ़ा है। एक तो स्टार्टिंग वर्ड में शी में शा साउंड रिपीट हो रहा है, उसके बाद सी शेल्स में, जो कि सी शेल जो है वो सेकंड सिलेबल है इस वर्ड का, उसमें शा साउंड रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो लास्ट वर्ड है उसके सेकंड सिलेबल में भी शा साउंड रिपीट हो रहा है। So that's why it is difficult to pronounce it correctly, टंग ट्विस्ट हो जाती है। और जब आप इसको एक क्विकली इसको पढ़ते हो तो मोस्टली सी शेल जो है वो शी शेल उसको आप प्रोनाउंस कर देते हो सकता है आप उसको करेक्टली प्रोनाउंस कर दो, लेकिन मुझसे टंग ट्विस्ट हो जाती है यहाँ पर। तो शा साउंड की भी रेपिटेशन हो रही है, तो बाकी सिलेबल्स में शा साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन जो एलिट्रेशन है वो सा साउंड की है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एलिट्रेशन होती है, लेकिन उसमें कुछ जो दूसरे सिलेबल्स होते हैं वर्ड्स के, उनमें क्लोजली डिफरेंट साउंड्स भी रिपीट हो रही हैं, उनकी भी रेपिटेशन हो रही होती है, जो कि टंग ट्विस्टर कहलाती है, और उनको प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, कि एलिट्रेशन जो है वो टंग ट्विस्टर टाइप सेंटेंसेस में भी यूज होता है। देन अनवॉइस्ड एलिट्रेशन,
Some alliterations may not be voiced or expressed in speech. In other words, some letters at the beginning of words may be silent and unpronounced, but these letters can still contribute to alliteration. Sometime ऐसा होता है कि alliteration क्या है कि repetition हो रही होती है word के starting letter की और starting sound की. तो समटाइम ऐसा होता है कि स्टार्टिंग साउंड जो है वो साइलेंट होता है या फिर आप उसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते हो, वो अनवॉइस्ड होता है, लेकिन वो भी एलिट्रेशन में काउंट होता है क्योंकि वो रिटन फॉर्म में है. दैट्स व्हाई उसको एलिट्रेशन में काउंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, पैरी जस्ट वॉक्ड अ पिंक टेरोडैक्टर. अब पैरी इन सारे इस सेंटेंस में जो रेपिटेशन हो रही है, एलिट्रेशन है, वो पा साउंड की है. पैरी में पा साउंड है, पॉक में पा साउंड है, पिंक में पा है, और टेरोडैक्टल को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो टा साउंड से स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये जब रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो पा साउंड से स्टार्ट होता है. तो ये एक साइलेंट लेटर है यहाँ पर. इस वर्ड में हम पा साउंड को प्रोनाउंस नहीं करते हैं. इट इज कॉल्ड टेरोडैक्टल. तो इस चीज को भी एलिट्रेशन का नाम दिया जाता है कि चाहे वो साउंड आप प्रोनाउंस कर रहे हो या नहीं, वो साइलेंट है या नहीं है, वो वॉइस्ड है या अनवॉइस्ड है, वो अगर है, उसका रेपिटेशन हो रहा है उस लेटर का सेंटेंस में, तो वो चीज़ भी एलिट्रेशन में काउंट होगी. जिस तरह से इस सेंटेंस में है, टेरोडैक्टल में पा साउंड प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको काउंट किया जाता है एलिट्रेशन में, और इस चीज़ को अनवॉइस्ड एलिट्रेशन का नाम दिया जाता है क्योंकि इस वर्ड में पा साउंड, लास्ट वर्ड में टेरोडैक्टल में जो लास्ट साउंड है पा, वो अनवॉइस्ड है. तो इसको एलिट्रेशन में काउंट करेंगे, बट इसको अनवॉइस्ड एलिट्रेशन का नाम देंगे. सो यहाँ तक एलिट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक था हमारा, उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड डिवाइस, दैट इज एसोनेंस. Assonance is the repetition of the same vowel sound in nearby words, usually in stressed syllable. Assonance में क्या है कि repetition हो रही होती है vowel sounds, और जो हमने previous device देखी alliteration, उसमें consonant sound की repetition हो रही होती है और वो starting letter of the word होता है, जबकि assonance vowel sound होती है और वो mostly middle में होता है. आप लोगों ने सिलेबल वाला टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, और सिलेबल में आप इस सिलेबल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ होगा इन इनिशियल सेमेस्टर्स, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में भी आपने इस चीज़ को पढ़ा हो. तो उसमें जो सिलेबल का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, CVC होता है. ठीक है, उसकी आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, CV भी हो सकता है, CCV भी हो सकता है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सिलेबल का, दैट इज CVC. C इज फॉर कॉन्सोनेंट एंड V इज फॉर वॉवल. तो सिलेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो CVC होता है, मीन्स कि वॉवल जो है वो मिडल में आ रहा होता है. तो इस तरह से जो यहाँ पे रेपिटेशन हो रही होती है वॉवल साउंड्स की, जिसको एसोनेंस का नाम दिया जाता है, उसमें वर्ड्स के मिडल में जो साउंड्स रिपीट हो रही होती हैं वो वॉवल्स होते हैं, और उनको अगर वो सेम यूज हो रहे हैं, रेपिटेशन हो रही है, तो उसको एसोनेंस का नाम दिया जाता है. एंड हियर इज एन एग्जांपल फ्रॉम विरियल पूल विच इज रिटन बाय ग्वेंडोलिन ब्रोक्स. उसका एक लिटरेरी पीस है, उसको देखते हैं. उसमें एसोनेंस किया हुआ है इस राइटर ने. दैट इज वी रियल कूल वी, लेफ्ट स्कूल वी, लव लेट वी, स्ट्राइक स्ट्रेट वी, सिंग वी, हिंग जिन वी, जैज जून वी, डाई सून. सो दिस इज द एग्जाम्पल. अब यहाँ पे मैंने बोल्ड किए हुए हैं वो लेटर्स जो कि रिपीट हो रहे हैं, एंड दोज आर वॉवल्स, वॉवल साउंड्स. फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में देखें, ऊ साउंड की रेपिटेशन हो रही है इन कूल और स्कूल, दैट इज एसोनेंस. उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ में ए साउंड की रेपिटेशन हो रही है लेट एंड स्ट्रेट में. देन नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस में ई साउंड की रेपिटेशन हो रही है इन डबल वर्ड्स. ठीक है, एक के बाद दूसरे वर्ड में ई साउंड आ रहा है दोनों सेंटेंसेस में. सिंग, सिन, थिन, जिन, इन दोनों में ई साउंड की रेपिटेशन हो रही है. देन जून एंड सून, इसमें ऊ साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, जो लास्ट वाले 2 वर्सेस हैं उनमें. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसोनेंस, जहां पर वॉवल्स की रेपिटेशन हो रही है. देन यूफनी. अच्छा, जो एसोनेंस है उसको मोस्टली उसकी फर्दर 2 टाइप्स काउंट की जाती हैं. द फर्स्ट वन इज यूफनी.
Euphony is a sound pattern. It is basically a device that is used in writing or used in poetry maybe. तो डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स में डिफरेंट जॉनराज में इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है. क्यों यूज़ किया जाता है उसको हम डिस्कस करते हैं अभी. यूफनी इज अ साउंड पैटर्न यूज टू क्रिएट प्लीजिंग एंड हारमोनियस इफेक्ट. यूफनी एक ऐसी डिवाइस है या फिर एक ऐसा साउंड पैटर्न है जिसको हम प्लेजर के लिए यूज करते हैं, प्लेजर क्रिएट करने के लिए या फिर हार्मनी क्रिएट करने के लिए, हारमोनियस इफेक्ट को ऐड करने के लिए हम राइटिंग में यूफनी की जो डिवाइस है, यूफनी एक डिवाइस है स्टाइलिस्टिक, उसको हम यूज कर रहे होते हैं. हारमोनियस इफेक्ट मीन्स कि हम उसमें कोहेरेंस ऐड कर रहे होते हैं, बैलेंस ऐड कर रहे होते हैं, या फिर मोस्टली ये प्लेजर का एलिमेंट ऐड करने के लिए, हम प्लीजिंग इफेक्ट को ऐड करने के लिए राइटिंग में हम इस तरह से साउंड पैटर्न्स को यूज करते हैं जो कि यूफनी कहलाता है. Euphony is achieved through the use of vowel sounds which are more easily pronounced than consonants. अच्छा, जो यूफनी है उसमें हम मोस्टली वॉवल साउंड्स को यूज कर रहे होते हैं इस तरह से कि एक प्लीजिंग इफेक्ट को हम ऐड कर सकें या फिर हार्मनी ऐड कर सकें, जो कि ज़्यादा इजीली प्रोनाउंसेबल होते हैं कॉन्सोनेंट से. कॉन्सोनेंट्स भी यूज होते हैं यूफनी में, लेकिन मोस्टली वॉवल्स हो रहे होते हैं जो कि ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट लेके आते हैं, एक ज़्यादा प्लीजिंग इफेक्ट लेके आते हैं टेक्स्ट में. देन सोनोरेंट्स. सोनोरेंट्स क्या होते हैं? सोनोरेंट्स मीन्स स्पीच साउंड्स. स्पीच साउंड्स को सोनोरेंट्स कहा जाता है. Sonorants like la, ma, na, ra, ja and fa. These are the sonorants जो कि consonant sounds हैं, are also considered to be euphonious and example may be seen in. Okay, आगे example लिखी हुई है. तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं जो कि डिफरेंट स्पीच साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, उनको भी यूफनी डिवाइस में यूज़ किया जाता है डिफरेंट इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए, डिफरेंट प्लीजिंग इफेक्ट्स को और हारमोनियस इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए. एंड हियर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉर्ड टेंसन. उसके एक लिटरेरी वर्क द लोटस ईटर्स से एग्जांपल ली हुई है. एंड द एग्जांपल इज द माइल्ड आइड मेलंकली लोटस ईटर्स केम. अब जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हो तो इसमें एक सूदिंग इफेक्ट आता है, एक प्लीजिंग इफेक्ट आता है. तो उस प्लीजिंग इफेक्ट को थ्रू डिफरेंट लेटर्स को ऐड करके जो है उस सूदिंग इफेक्ट को ऐड किया गया है. अब यहाँ पर जो कि ऊपर सोनोरेंट्स हम ऐड किए हुए हैं उसमें से यहाँ पे देखें माइल्ड में ला साउंड ऐड किया हुआ है, मेलंकली में ला साउंड एंड अगेन ला साउंड ऐड किया हुआ है. दैट क्रिएट्स अ सूदिंग इफेक्ट और एक प्लेजर इफेक्ट को शो करता है. इस तरह के जो साउंड्स हैं, सोनोरेंट्स हैं, जिनको यूफियोनी साउंड्स यूफियोनिस इफेक्ट को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है टेक्स्ट में, उसको यूफनी का नाम दिया जाता है. ठीक है, एक सूदिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा होता है और एक प्लेजर क्रिएट हो रहा होता है टेक्स्ट में. उस चीज़ के लिए इन लेटर्स को यूज़ किया जाता है या फिर यूफनी को ऐड किया जाता है. इस तरह से साउंड पैटर्न को ऐड किया जाता है कि वो प्लेजर का एलिमेंट क्रिएट हो टेक्स्ट में. Then another example is from Stopping by Woods on a Snowy Evening, which is written by Robert Frost. उसकी very work example है यहाँ पर. That is, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So here is the repetition of different vowel and consonant sounds. इसमें ई साउंड भी रिपीट हो रहा है, पा साउंड भी रिपीट हो रहा है, वोवल भी रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स भी रिपीट हो रहे हैं. और यहाँ पर दो तरह से राइमिंग को यूज किया है राइटर ने. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम से ये एग्जांपल ली हुई है जिसमें वो यूफनी को यूज कर रहा है. एंड there are two type of rhyme basically. The first one is he has used all the final sounds of same vowels and same consonants. For example, in deep, keep, sleep, and again sleep. And the second rhyme is that he again repeated the whole sentence. जो last वाले two sentences हैं उनको उसने रिपीट किया. जो लास्ट सेंटेंस है उसको अगेन रिपीट किया है एक राइमिंग इफेक्ट लाने के लिए. और ये एक सूदिंग इफेक्ट है, ये प्लीजिंग इफेक्ट है. सो हार्मनी को ऐड किया हुआ है इसने, यहाँ पे यूफनी को ऐड किया हुआ है.
सो इस तरह से जब राइटिंग में आप एक फ्रीजिंग इफेक्ट ऐड करते हो तो उसको यूफनी का नाम दिया जाता है. Then the next one is cacophony, that is opposite to euphony. Cacophony is another device. Cacophony is a sound pattern used to create harsh and discordant effect. आप राइटिंग में हार्श और डिस्कॉर्डेंट इफेक्ट को ऐड करने के लिए, डिस्कॉर्डेंट मीन्स लैक ऑफ हार्मनी हो, जिसमें हार्शनेस ज़्यादा हो और डिसएग्रीमेंट का एलिमेंट हो, उस चीज़ को डिस्कॉर्डेंट कहा जाता है. तो वो इफेक्ट ऐड करने के लिए आप कॉफनी को यूज़ करते हो और इस तरह से साउंड पैटर्न्स को यूज़ करते हो कि हार्शनेस क्रिएट हो. Used skillfully for a specific effect, cacophony helps to bring up the content of imagery. और जब आपको कॉफनी के एलिमेंट को यूज करते हो तो एक इमेजरी का एलिमेंट भी उसमें आ जाता है. इमेजरी क्या होती है? इमेजरी मीन्स कि आप किस तरह से एक विजुअल डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हो उस टेक्स्ट में. फॉर एग्जांपल, आपको अगर कोई परफ्यूम किसी ने कोई गिफ्ट किया है तो उस परफ्यूम को जब आप स्मेल करते हो तो वो आपको आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी याद दिला देता है. तो एक ऑब्जेक्ट ने आपको एक कंप्लीट इमेज दिखाया है, दैट इज इमेजरी, एंड दैट इज बेसिकली विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज. विजुअली जो डिस्क्रिप्शन होती है आइडियाज की, थॉट्स की, किसी चीज़ को लेकर जो शो करवाई जाती है विद इन अ टेक्स्ट, उस चीज़ को इमेजरी का नाम दिया जाता है. और कोकॉफनी में इस चीज़ को भी यूज़ किया जाता है. सो कोकॉफनी में जो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं वो हार्शनेस को शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटे बच्चे को एक इंस्ट्रूमेंट दे दो और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दो और आप उसको कहो कि इसको प्ले करो तो उसको नहीं पता कि उसने कौन से साउंड पैटर्न्स को यूज़ करना है, किस तरह से उसको प्ले करना है. वो बस उसको प्ले करता है और कोई साउंड पैटर्न उसमें बन नहीं रहा होता है. वो हार्शली उसको प्ले कर रहा होता है और एक बड़ी अजीब सी साउंड जो है उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो क्रिएट भी कर लेता है. तो वो उस साउंड का उस साउंड में कोई ऐसा सूदिंग एलिमेंट नहीं होता है, उसमें हार्शनेस होती है. तो उस चीज़ को भी कॉफनी की एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है. Okay, then here is an example of Samuel Taylor Coleridge, and the written work is Rhyme of the Ancient Mariner, in which he used cacophony, and the sentences are with throats unslacked, with black lips baked, agape they hear recall. So these are the lines of his work जिसमें harshness का element जो है वो शो हो रहा है. So इस तरह से जब harshness को शो किया जा रहा हो within a text, उस चीज़ को cacophony का नाम दिया जाता है. Again, cacophony से related कुछ daily basis life में हम कुछ चीज़ों को experience कर रहे होते हैं, वो भी cacophony में include हो सकती हैं. In everyday life, an example of cacophony would be the amalgamation of different sounds. Amalgamation means combination of different sounds you hear in a busy city street or market. Sounds of vehicles, announcements on loudspeakers, music, and chatter of people, or even a dog barking at the same time and without any harmony. ये सारी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें हार्शनेस का एलिमेंट इंक्लूड होता है. तो इस तरह के जो साउंड्स होती हैं वो भी कैकोफनी में इंक्लूड हो सकते हैं. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैकोफनी. Then the next device is onomatopoeia. Onomatopoeia is the naming of a thing or action by a vocal imitation of the sound associated with it. It refers to the use of words whose sound suggests the sense. अगर किसी चीज़ की जो साउंड है वो किस तरह से उस साउंड को हम वर्ड में क्रिएट करते हैं, किस तरह से उस साउंड को उसी तरह से नेम कर देते हैं उसके वोकल इमिटेशन के थ्रू और उन साउंड्स के थ्रू ही हम उस वर्ड को एसोसिएट कर देते हैं, उसको ओनोमेटोपिया का नाम दिया जाता है. Words like cuckoo and bow are onomatopoeia because they are reasonable approximation to the sounds of cuckoo and dog. अब यहाँ पे जो इटैलिक करके मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, कुकू और डॉग की वो साउंड्स हैं और उसमें अप्रॉक्सीमेशन है. अप्रॉक्सीमेशन मीन्स के वो रिलेटेड होती हैं उन ओरिजिनल वोकल साउंड से, लेकिन वो एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती कि जिस तरह से वो बोलते हैं वो एनिमल्स उन साउंड्स को क्रिएट करते हैं, एग्जैक्ट वैसे नहीं होंगी, लेकिन उनसे सिमिलर होती हैं. उनकी इमिटेशन के थ्रू जो वर्ड्स फॉर्म किए जाते हैं उनको उसी तरह
से मतलब कि उनको नेम कर दिया जाता है। लाइक कुकू जो साउंड क्रिएट करता है उसको कुकू ही उसको नेम किया जाता है। इसी तरह से डॉग जो साउंड क्रिएट करता है, जिस तरह से वो बोलता है, इस साउंड को वोकली प्रोनाउंस करता है, उसको उसी तरह से नेम कर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक ट्रिंग ट्रिंग, दिस इज द साउंड ऑफ रिंगिंग टेलीफोन। देन बस है, जो बी का साउंड होता है उसको उसी तरह से नेम कर दिया जाता है। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं, मशीन नॉइजेस हैं, हॉन्क, बीप, क्रोंग, क्लैंग, दीज आर द मशीन नॉइजेस। देन एनिमल नेम्स हैं, कुकू, बोवो, म्याऊ, टू विट, टू गो, इट इज़ अ क्राइंग साउंड ऑफ बर्ड्स। तो इन साउंड्स को भी उसी तरह से नेम कर दिया जाता है। देन इम्पैक्ट साउंड्स हैं, लाइक बूम, क्रैश, वैक, टम्प, बैंग। एंड साउंड्स ऑफ द वॉइस, like giggle, growl, whine, murmur, blurt, whisper. Then nature sounds हैं, like splash, drip, push, and rustle. These are the examples of onomatopoeia. Means कि जो जिस तरह से sound originally naturally create होती है उसको हम उसी तरह से spell कर देते हैं, उसी तरह से हम उसको name कर देते हैं. So this is called onomatopoeia. So this is all about today's lecture, the linguistic description at the level of phonology. If you have any question about this topic, then you can ask.